Hello students, now this is the first video lecture of the topic error of measurement of unit 1 class 11th and basically the name of this chapter is error of measurement. First of all let us focus the term error. Error का term आया कहाँ से हमारे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि पहला चैप्टर आपको पता है कि मेजरमेंट और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट से ही बेसिकली ये रिलेटेड है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में आपको मेजरमेंट ही करना है इनफैक्ट। तो इस सिचुएशन में मेजरमेंट में जो एरर है, एरर का हिस्सा कहां से आ रहा है? मेजरमेंट में, क्योंकि नाम से ही गिल रहा है कि एरर इन मेजरमेंट। यानी कोई भी अगर हम मेजरमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें करते क्या है, आपको पता है कि मेजरमेंट इज बेसिकली अ कंपेयरिंग प्रोसेस, जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसको किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड मीन्स यूनिट से, किसी चूजन स्टैंडर्ड यानी यूनिट से हम उसको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम रिजल्ट बताते हैं कितना है। जैसे सपोज करें कि मेरी हाइट, अगर मेरी हाइट मेजर करनी है तो बहुत सारे स्केल हैं। अगर किसी के पास कोई फिट स्केल से मेजर कर रहा है तो उसने कहा कि उनकी हाइट 6 फीट होगी, सपोज कीजिए 6 फीट। अगर कोई इंच स्केल में मेजर कर रहा है तो वो हमारी हाइट को बता सकता है कि 72 इंच है। अगर वही हाइट को कोई मेजर कर रहा है सेंटीमीटर स्केल में तो वो बताएगा कि 180 सेंटीमीटर है। तो यानी कि अलग अलग जैसे ही यूनिट का साइज हमने चूज किया तो जो मेरी हाइट है, जिसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी मान रहे हैं, उसकी क्वांटिटी में क्या होने लगा? वेरिएशन होने लगा, बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और एक्चुअल क्वांटिटी नहीं बदल रही है, बल्कि केवल आपका जो मेजर्ड वैल्यू है, इट मींस जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। एक्चुअल क्वांटिटी तो बदल नहीं जाएगा। फीट में 6 था, इंच में आते ही 72 हो गया, सेंटीमीटर में आते ही 180 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अब जरा आप ये सपोज कीजिए कि अगर मेरी हाइट 6 फीट और 2 इंच या 1 इंच होता और आपके पास केवल फिट स्केल है, तो फिट स्केल से आप मेजर करते तो आप हाइट को बताते कि 6 फीट है, 1 इंच वहां पे मार्जिन रह जाता और वो आपके मेजरमेंट में एरर होता। आप सपोज करते हैं कि 6 फीट 1 इंच और 1 सेंटीमीटर है। अगर आपके पास इंच का यूनिट आपने लिया तो वो इंच तक तो बताएगा, 6 फीट और 1 इंच तक तो मेजरमेंट बताएगा, 1 सेंटीमीटर का पार्ट वहां पे रह जाएगा, ड्यू रह जाएगा, जो कि मेजरमेंट में नहीं है, क्योंकि हमारे स्केल का रेंज वहां तक नहीं है। ठीक है, यानी अगर हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर के चांसेस होते हैं, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, कितना भी हम एक्यूरेट एफर्ट ले लें, मेजरमेंट आपका परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें एरर इन्वॉल्व होता ही होता है, हम कितना भी बेहतर एफर्ट प्रोड्यूस करें। तो थोड़ा सा हम इस तरीके से अपने लेक्चर्स को आगे लेके चलेंगे कि अगर आप नोट्स भी बनाना चाहें तो साथ में नोट्स भी लिखते रहेंगे। हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एरर इन मेजरमेंट में जैसा मैंने बताया कि मेजरिंग प्रोसेस इज बेसिकली अ कंपेयरिंग प्रोसेस। फिजिकल क्वांटिटी को, मान लीजिए पेन है, इसको इंच से सेंटीमीटर से कंपेयर करते हैं 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। क्लियर? इन विच वी कंपेयर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद साइज ऑफ यूनिट। यूनिट के साइज से कंपेयर किया, ये तो मैं आपको समझा दिया। नो मेजरमेंट इज परफेक्ट, ये भी ध्यान रखना है आपको। आप कितना भी मेजरमेंट, कितना भी एक्यूरेट तरीका यूज कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ तो एरर उसमें आ ही जाना है। उसके बहुत सारे सोर्स हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एज द एरर इन्वॉल्व इन प्रोसेस, प्रोसेस में एरर रहेगा ही रहेगा, एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली। यानी कोई भी मेजरमेंट प्रोसेस है उसमें एरर होना ही है और पूरी तरीके से उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। इसका मतलब कहेंगे कि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है, उसमें एरर होगा। और उन्हीं एरर के जो चांसेस हैं, जो कंडीशंस हैं, ये कैसे कैसे हो सकते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। ध्यान देते रहना है और लास्ट तक देखना है ताकि आपको बेटर समझ में आए। हेंस इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट, हमने क्या कहा, हम अपना बेस्ट एफर्ट यूज कर लें, सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज किए, खूब हमने प्रैक्टिस किया, कुछ भी किया, सारे कंडीशंस हमने फेवरेबल करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ एक जैसा नहीं हो सकता। The measured value of a quantity is always somewhat में कुछ ना कुछ तो अलग हो ही जाएगा, different from the actual value और true value। यानी मेजरमेंट में जो वैल्यू आप पाएंगे वो एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू से अलग होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। आप कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। तो ये एरर का हम सिंपल सा डेफिनेशन बच्चों को कह देते हैं कि ये डेफिनेशन आपको लिख देना है
ये प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन था, ये डेफिनेशन पार्ट हो गया कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, कितना डिफर है, हाइट 6 फीट 1 इंच है, मेजरमेंट में 6 फीट आया तो 1 इंच का वहां पे क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, इनकी साइज है आपने कहा 10 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर मेजर्ड हुआ 1 मिलीमीटर रह गया, वो एरर का गुंजाइश हो गया। ठीक है, एरर को ब्रॉडली हमने कितने तरीके से क्लासिफाई किया कि हमारे मेजरमेंट में या मेजरिंग प्रोसेस में जो एरर आएगा वो कुल कितने तरीके का हो सकता है, उसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया हमने 3 तरीके से, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। ये 3 तरीके आप याद रखेंगे, सिस्टमेटिक, रैंडम एंड ग्रॉस एरर। अब इन एरर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एरर कैसे राइज हो सकता है, 3 तरीके ब्रॉडली, और उसको और डिटेल में जरा हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो स्टूडेंट्स 3 तरीके के एरर पढ़े हमने, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। तो सिस्टमेटिक से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी मेरी राइटिंग ऐसी ही है, आप एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए और जो लिखा हूं उसको कोरिलेट करिए। ठीक है, नोट्स भी साथ में साथ आप चाहे तो अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर का मतलब क्या होता है कि जो आप कोई मेजरमेंट ले रहे हैं और मेजरमेंट यह हो रहा है कि बार बार जो मेजर्ड वैल्यू अधिक आ जा रही है, या जो मेजर्ड वैल्यू है वो बार बार कम आ जा रहा है। अधिक आ रहा है तो अधिक ही आता जा रहा है, एक्चुअल वैल्यू से और कम आ रहा है तो कम ही आता जा रहा है। इसका मतलब कि सिस्टम में कुछ गलतियां हैं, कुछ एरर है। और सिस्टमेटिक एरर को हम कहते हैं कि मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वन डायरेक्शनल कहते हैं इसको, वन डायरेक्शनल एरर, वन डायरेक्शनल एरर, यानी कि वन डायरेक्शन में ही होता है, या तो ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा, और उसके बहुत सारे कारण हैं। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि सिस्टम में आपका इंस्ट्रूमेंट आता है, सिस्टम में आपका जो मेजरिंग पर्सन है वो आता है, एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम एक एक करके जरा डिस्कस करें इस पे। तो पहला आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। भाई मेजरमेंट तो आप इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो शुरुआत करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। अब इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, बहुत सारे कंडीशन है। या तो हो सकता है कि जहां पे इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया गया हो वहां पे उसके मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉपर ध्यान न दिया गया और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो वहां पे। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप एक स्केल खरीदते हैं, मीटर स्केल खरीदा, हर सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर के जो है डिविजन्स होते हैं। अब सपोज कीजिए अगर ये डिविजन्स इक्वल स्पेसिंग पे नहीं हो तो ऐसे सिचुएशन में मेजरमेंट क्या कुछ इस प्रकार हो, तो मेजरमेंट क्या होगा, मेजरमेंट वहां पे एरर आएगा। या फिर जो स्केल होता है, स्केल का जो एंड्स है जनरली क्या होता है, वो राइट ऑफ हो जाता है, मान लो खराब हो गया, यहाँ पे घिस गया, अब आपका मेजरमेंट क्या होगा, एक्चुअल नहीं आएगा। कोई शेप, उसका इंस्ट्रूमेंट का शेप प्रॉपर नहीं हो, ये तो हम सिंपल एग्जांपल, आप खुद ही सोचिए कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका शेप इक्वल नहीं हो। जैसे आप लीटर में से दूध खरीदते हैं, 1 लीटर के लिए एक हमारा कंटेनर होता है, उसके नीचे अगर उसको प्रेस करते, नीचे से दबा दे, जनरली दूध वाले करते हैं, देखा होगा आपने, नीचे से दबा दे तो क्या होगा, दूध कम आता है, उसमें 1 लीटर से कम आता है। शेप अगर चेंज हो जाए, उसका डिजाइन अगर बदल जाए, उसका मैन्युफैक्चरिंग अगर प्रॉब्लम हो, तो इस तरीके इंस्ट्रूमेंटल एरर आते हैं। जैसे देखिए कि इंस्ट्रूमेंटल एरर अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन गलत है, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गलत है, उसमें प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गलती हो गई है। कैलिब्रेशन यानी उसको ठीक से उसकी सेटिंग और उसको एडजस्टमेंट उसका प्रॉपर नहीं है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। इट कैन बी रिड्यूस, इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता होता है, ये जो सिस्टमेटिक एरर है वो हमें वेल नोन होता है, ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है बार बार, तो हम ये समझ सकते हैं कि एरर है इसके अंदर, और सिस्टमेटिक एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है कि ये एरर किस कारण से आ रहा है, रीजन क्या है इस एरर के बिहाइंड में। ठीक है, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, या जीरो एरर करेक्शन है एक प्रोसेस होता है। जैसे कि आप बर्नियर स्क्रू गेज से अगर आप कभी मेजरमेंट करेंगे तो मेन स्केल का जीरो और बर्नियर स्केल का जीरो कभी कभी कोइंसाइड नहीं करता, तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसे कंसिडरेशन लेना पड़ता है कि कोइंसाइड नहीं करता है तो किस वैल्यू पे आके वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को हम जीरो मानते हैं। उसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, और मैं बाद में एक वीडियो लेक्चर बर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को लेके भी बनाऊंगा जिसको आप समझ पाए। तो
जीरो करेक्शन पे, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी को हम जीरो मान के आगे चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे का मेजरमेंट करेंगे। अगला हो गया इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसीजर। अब जो मेजरमेंट ले रहा है उसको मेजरमेंट का एग्जैक्ट टेक्निक नहीं पता है, उसको मेजरमेंट का एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं पता है कि करना कैसे है, या परफेक्शन नहीं है, ठीक से नहीं आता, तो गलतियां तो आनी ही आनी है। जैसे आप ये सपोज कीजिए कि जनरली आपने देखा होगा बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं हम थर्मोमीटर से, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। अब थर्मोमीटर को हम जीभ के अंदर रखें, मुंह बंद रखें और उसको आर्मपीट में हम दबा के रखें, दोनों सिचुएशन में देखेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर डिफर आता है। टंग के अंदर ज्यादा एक्यूरेट आपको मेजरमेंट मिलेगा और आर्मपीट में थोड़ा कम टेम्परेचर वहां पे डिटेक्ट होता है। तो यानी दो अलग अलग टेक्निक्स हो गए। जैसे ही टेक्निक्स में इम्परफेक्शन हुआ तो रिजल्ट में आपके एरर बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल मेजरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वो मैंने आपको बताया। ये एक और एरर, बायंसी एरर इन वेइंग। वेइंग मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेट आप फाइंड कर रहे हैं वेटिंग मशीन पर रख के, तो सीधी सी बात है कि उस ऑब्जेक्ट पे एयर का यानी हमारे एटमॉस्फेयर का अपथ्रस्ट भी तो लग रहा होता है, क्योंकि उस सब्सटेंस ने क्या किया, एटमॉस्फेयर में एयर को डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेस करके उसके पोजीशन को ऑक्यूपाई किया है। तो बायंसी पढ़ा है आपने क्लास 9th में कि एयर भी उसके ऊपर क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट लगाएगा। अपथ्रस्ट लगाने से वेट का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेट से वहां पे कम बताएगा अपथ्रस्ट। तो ऐसे में इसको बायंसी एरर कहते हैं। पर्सनल एरर पे आते हैं। पर्सनल एरर का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसको एक्सपीरियंस नहीं है ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो ये अराइज ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को पता ही नहीं है, उसको अगर एक तरीका ठीक से पता नहीं है तो एक ही तरीके की गलती बार बार करेगा, और एक ही तरीके की गलती बार बार करेगा तो जो एरर होगा वो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। ज्यादा फाइंड कर रहा है, ज्यादा वैल्यू ला रहा है तो ज्यादा ही लाएगा, कम ला रहा है तो कम ही लाएगा। डिफेक्ट ऑफ आई, हो सकता है कि ऑब्जर्वर की आंखों में कुछ डिफेक्ट हो जिससे कि ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम आ रही हो। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus, apparatus को ही ठीक से नहीं सेट किया गया हो जिससे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। क्योंकि कोई भी पर्सन जो ऑब्जर्वेशन लेने आप जब लैब में जाएंगे तो सबसे पहला आपका टास्क होता है कि इन apparatus, जो इंस्ट्रूमेंट apparatus है उनको सेट करना, प्रॉपर उसकी सेटिंग करना, उसको कैलिब्रेट करना, ताकि कहीं से एरर के चांसेस को हम मिनिमाइज कर सके। खत्म तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट प्रिकॉशन, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो प्रिकॉशंस को पहले ध्यान में रखना है कि हमें ऑब्जर्वेशन लेंगे तो किन किन प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। फोर्थ टाइप है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काज। हो सकता है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसमें टेम्परेचर का टर्म हो, उसमें प्रेशर का टर्म हो, आप ह्यूमिडिटी के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। जो अचानक से क्लाइमेटिक कंडीशन बदल जाए तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, अफेक्टेड होगा उससे। जैसे कि आप देखें अराइज ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एक्सेट्रा। अगर आपके ऑब्जर्वेशंस में ये सारे टर्म इन्वॉल्व होते हैं, इनके बदलने से एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट है वो बदल सकता है, तो ये फैक्टर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनसे तो एरर आना ही आना है, ठीक है। जो फिफ्थ टाइप का है सिस्टमेटिक एरर पढ़ रहे हैं हम, ये सारे सिस्टमेटिक एरर के टाइप हैं, क्लियर। क्योंकि ये सब देखिए सिस्टम के पार्ट हो गए, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर का एक्सपीरियंस हो गया, एक्सटर्नल कंडीशंस हो गया, या लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। लीस्ट काउंट जनरली आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको लैब में ऐसे पकड़ा देंगे और बोलेंगे इसका लीस्ट काउंट बताओ, तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम कितना हम मेजर कर सकते हैं। जैसे एक स्केल दें, स्केल पे आपने देखा होगा कि पहले वो स्केल 1 फीट का है, फिर उसमें 12 डिवीजन इंचेस के हैं, फिर सेंटीमीटर के 30 डिवीजन होते हैं, फिर हर सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर के 10 डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि 1 मीटर स्केल से मिनिमम आप 1 mm का मेजरमेंट कर सकते हैं, 1 mm का मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उससे छोटे डिवीजन उसमें है ही नहीं। तो वो 1 mm क्या हो गया, उस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। मिनिमम मेजर करने की कैपेसिटी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर हो सकता है वो लीस्ट काउंट है, और जितना कम वो मेजर कर सकता है आपको पता है कि एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना छोटा से छोटा वो मेजरमेंट कर ले यानी उतना ही पूरी वैल्यू को कवर करेगा, उतना ही उसका मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर पे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें।
सो लिस्ट काउंट को समझते हुए आगे बढ़े तो एक बड़ा स्टेटमेंट है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ऑल रीडिंग्स, कोई भी रीडिंग है और वैल्यूज मेजर्ड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी रीडिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है, वो रीडिंग कब तक कितना एक्यूरेट है, जितना उसका लिस्ट काउंट है उसी लिमिट तक, यानी कि लिस्ट काउंट का एक लिमिट है, किस लिमिट तक उसकी मेजरमेंट एक्यूरेट आ सकती है। सो आर गुड ओनली अप टू इट्स लिस्ट काउंट। ऑल रीडिंग्स वैल्यूज मेजर्ड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर गुड ओनली अप टू इट्स लिस्ट काउंट। जैसे मैंने बताया मीटर स्केल का mm तक ही बता सकता है, तो वहीं तक उसकी मेजरमेंट करेक्ट है, उसके बाद हो सकता है कि उसके अंदर एरर हो, उसके बाद का उससे छोटी वैल्यू को मेजर नहीं कर पाया। तो अब देखें कुछ लेंथ को मेजर करने के लिए, कुछ मेजरमेंट लेंथ को परफॉर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे एक सिंपल मीटर स्केल की बात करें कि यूजिंग मीटर स्केल रीडिंग रिलायबल कितना है, हमने बताया आपको 1 mm का मतलब 1/10 सेंटीमीटर तक उसकी रिलायबिलिटी है, उतना ही मेजरमेंट और रिलायबल है, उसके बाद वो मेजरमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है, उससे कम का। अगर वर्नियर कैलिपर का यूज करें, यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी इज अप टू 1/100 सेंटीमीटर, 0.01 centimeter only, and this is 0.1 centimeter. So this is the reliability of measurement of length using a vernier caliper and using a screw gauge. What is the reliability? You can see simply it is 1/1000 centimeter. It means 0.001 centimeter is the reliability of the instrument screw gauge while measuring the instrument. यानी इसी लिमिट तक इनका मेजरमेंट एक्यूरेट है, इस लिमिट के बियॉन्ड एक्यूरेसी की आप कोशिश मत करिए। यानी आप ये कहिए कि मीटर स्केल से ज्यादा एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर है क्योंकि और कम मेजर कर सकता है, उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी किसकी है? स्क्रू गेज की या स्फेरोमीटर की है, जो कि 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, ये उसकी एक्यूरेसी हो गई। ठीक है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट आया जो माइक्रोमीटर तक मेजर करे, नैनोमीटर तक मेजर करे, उनकी एक्यूरेसी और ज्यादा होगी, और ज्यादा रिलायबल होगा उनका मेजरमेंट। ठीक है, अब कह रहा है 10 द लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट के रिस्पेक्ट में, पर्सपेक्टिव में जो भी एरर आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन कितना है, जितना हायर रिजोल्यूशन है उतना ही ज्यादा उसका मेजरमेंट एक्यूरेट आएगा। यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर रिजोल्यूशन, ठीक है, एंड बाय इंप्रूविंग एक्सपेरिमेंट टेक्निक आपको पता हो, एग्जैक्ट हो, उसको इंप्रूव करें और हाई रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज करें, देन यू कैन रिड्यूस द लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर को कम कर सकते हैं। तो ये तो सारे थे सिस्टमेटिक एरर के बारे में। अब चलते हैं रैंडम एरर के बारे में, जरा सा हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ एरर इज रैंडम एरर एंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। रैंडम मीन्स अनप्रेडिक्टेबल, कब होगा कब नहीं होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कुछ भी सर्टेन नहीं है, कभी भी हो सकता है कैसे भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र हम करेंगे जो पहले भी किए हैं सिस्टमेटिक एरर में, लेकिन वो कंडीशंस यहाँ भी आते हैं और वो रैंडमली आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दिस एरर्स, सिंपली कह सकते हैं कि दिस एरर्स अकर्स इरेगुलरली, जरूरी नहीं कि बार बार हो, इरेगुलर होता है, पैटर्न ही नहीं हो, कोई इसका सिस्टमेटिक नहीं है ना। Due to unpredictable variations, whatever the variations are taking place during the time of experiments, during the condition of experiments, is basically unpredictable. कुछ भी सर्टेन नहीं है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, परिस्थितियां बदलेंगी, सिचुएशंस बदलेगा, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बदलेगा और रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। तो जैसे सिस्टमेटिक एरर में क्या था कि सिस्टमेटिक एरर में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा, वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है ज्यादा आ रही तो ज्यादा आएगी, कम आ रही तो कम ही आएगी, बार बार कम आएगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसका यूनिडायरेक्शनल नहीं है बल्कि बाई डायरेक्शनल हो सकता है, या तो मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आए या मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम आए, दोनों ही कंडीशन हो सकती है क्योंकि ये रैंडम नेचर का है। इट इज ऑल्सो रैंडम इन रिस्पेक्ट टू साइन, साइन के रिस्पेक्ट में रैंडम है। इट मीन्स इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एरर पॉजिटिव हो सकता है, एरर नेगेटिव हो सकता है। मेजर इन एक्चुअली एरर को नेगेटिव तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहने का ये सेंस है कि जो आपका जो डिफरेंस आ रहा है मेजरमेंट में, हो सकता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू से कम हो। ये कंडीशंस कहने का मतलब ये है ना। इट में एराइज
ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस, मैंने पहले भी कहा एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशंस क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर का अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन, प्रेशर का अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन, या आप सपोज करिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई चैप्टर का कोई ऑब्जर्वेशन ओम्स लॉ का वेरिएशन कर रहे हैं और वहां पे वोल्टेज सप्लाई क्या कर रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी वोल्टेज बढ़ रहा है कभी वोल्टेज कम है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, जो आपने पहले से सोचा नहीं था वो कुछ हो रहा है। या मैकेनिकल वाइब्रेशंस, जो कि हो सकता है कि ये भी एक फैक्टर हो आपके एक्सपेरिमेंट में। बहुत सारे ऐसे अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस हैं जो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं और आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है, या आप करते भी हैं तो उसमें गलतियां आती है। अब रेंडम एरर क्या है? या तो ज्यादा आता है या तो कम आता है, कभी ज्यादा आ जाएगा कभी कम आ जाएगा, तो हम क्या करें? उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? कि उसको मिनिमाइज करने का तरीका यही है कि उसका हम मीन निकालेंगे। कैसे देखेंगे? पहले ये देखें कि रेंडम एरर्स आर समटाइम्स कॉल्ड चांस एरर। याद रखेंगे, इसको चांस एरर कहते हैं। क्लियर? चांस एरर क्यों कहते हैं? बिकॉज व्हेन अ पर्सन रिपीट्स द सेम ऑब्जर्वेशन इट गेट्स डिफरेंट रिजल्ट, इसीलिए इसको चांस एरर कहते हैं। सेम ऑब्जर्वेशन आप रिपीट कर रहे हैं, सेम टाइम पे रिपीट कर रहे हैं, पहले रिजल्ट कुछ और मिला, बाद में रिजल्ट कुछ और है, कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया, इसलिए इसको कहते हैं बाई चांस एरर, है ना। अब इसको मिनिमाइज करना है। रेंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड by repeating the observation in a large number of time and taking the arithmetic mean of all the observations। तो ऑब्जर्वेशंस को क्या कर रहा है? रिपीट करने की बात कर रहा है और कह रहा है कि उनका हम अर्थमेटिक मीन ले लें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चलिए हम ये डिस्कस करते हैं कि आपने ये पेन है, ये पेन का लेंथ है सपोज किया 10 सेंटीमीटर, एक बार मेजर किया तो आया 11 सेंटीमीटर, दूसरी बार मेजर किया तो 10.5 सेंटीमीटर, अगली बार में 9.5 सेंटीमीटर, फिर आ गया आपका 9 सेंटीमीटर, फिर आ गया आपका 11.5 सेंटीमीटर एंड अगेन 8.5 सेंटीमीटर। ये हमने ऑब्जर्वेशंस लिए, कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपने एक्सपेरिमेंट ले लिए, 10 बार ले लीजिए और ज्यादा एक्यूरेसी का चांस होगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट लेंगे और उसका मीन फाइंड करेंगे, एक्यूरेसी आने की चांसेस उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम इन सबको ऐड कर दें, 8.5 एंड 11.5 स्टिल 20, 9 एंड 11 20, 9.5 10.5 20, तो कितना हो गया आपका? सबको ऐड करें, 11 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 9 प्लस 11.5 प्लस 8.5 होल अपॉन 6 ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या मिल जाएगा आपको? ये वैल्यू हो जाएगा आपका 60/6, इसका मतलब अबाउट 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे में क्या है, आपने देखा कि जो मीन वैल्यू आया, ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द ट्रू वैल्यू। तो अब आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, कैसे ट्रू वैल्यू कंसीडर कर देंगे। थर्ड टाइप पे चलते हैं, ये आपका सेकेंड टाइप था रेंडम एरर। और थर्ड टाइप ऑफ एरर जो होता है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट लेने वाले लोग हैं, ये उनकी गलती होती है, उनकी गलती हो या उनसे हो गई हो, उस कारण क्या किसी तरीके के एरर्स अराइज हो सकते हैं। कंडीशंस क्या है कि दीज एरर्स आर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ शियर केयरलेसनेस। आप रीडिंग लेने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन को लेने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उनके कैलकुलेशन में ध्यान नहीं दे रहे हैं, वैल्यू पुट करने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीके की गलतियां आपसे हो जाती हैं, ठीक है। तो जनरली देखें इसके लिए क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल गलती क्या हो गया? पहली गलती आपसे होगी कि रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग प्रॉपरली। हमने क्या किया, जाते ही लैब में पहले प्रिकॉशंस पढ़ने हैं, प्रिकॉशंस इज पहला इसेंशियल पार्ट होता है, फिर इंस्ट्रूमेंट को सेट करना और इंश्योर करना कि सेटिंग हो गई है अच्छे से, फिर टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। अब आप ऑब्जर्वेशन ही गलत ले रहे हैं, आपको बताया गया ऑब्जर्वेशन ऐसे लेना है और आप किसी और तरीके से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। विदाउट केयरिंग फॉर द सोर्सेज ऑफ एरर एंड प्रिकॉशंस, कहां से गलतियां हो सकती हैं उस पर ध्यान नहीं है आपका। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, सावधानियां क्या क्या बरतनी है, वो आप पे वहां पे फोकस नहीं है, तो गलतियां होंगी ही होंगी। रीडिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, अब लीजिए बात यहां तक है कि आपने रीडिंग ही गलत ले ली, रीडिंग गलत लेंगे तो गलती तो होगी एक्सपेरिमेंट में। फिर यूजिंग रॉन्ग वैल्यू, कैलकुलेशन में रॉन्ग वैल्यू तो हम बहुत सारे लोग लेते हैं, एक क्लास में 40% लोग रॉन्ग ही कैलकुलेशन करते हैं। कभी कभी देखा होगा आप लेंस इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हैं
कहाँ नेगेटिव लेना था कहाँ पॉजिटिव लेना था, कंफ्यूज हो गए। कभी कभी पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है और आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में उसका फोकल लेंथ दिया है, आप सेंटीमीटर में रख के कैलकुलेट कर देते हैं और आप सोचते हैं कि आ क्यों नहीं रहा है, तो हम मीटर में कैलकुलेट करना था। तो ये कहने का मतलब है कि रॉन्ग वैल्यू अगर आप लेते हैं तो वहां पे एरर आपसे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज, बड़ा सिंपल सा यहाँ पे आपको एक सलाह है कि दिस एरर कैन बी मिनिमाइज ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर इज सिंसियर। बहुत डिफिकल्ट बात है, सिंसियर आजकल ऑब्जर्वर का होना बहुत ही डिफिकल्ट बात है। एंड मेंटली अलर्ट, ये भी है। कई बार लैब में जाइए, गेट पे लिखा होता है बहुत सारे प्रिकॉशंस, ये व्हाट टू डू व्हाट डोंट डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, और पहले आप घुसने से पहले जान लीजिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कोई बच्चे आपको मिल जाएंगे केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, लैब में जाते ही दिमाग में पहले आता है आज तो एटम बम बना देंगे। ऐसा नहीं करना है, जो काम करने गए हैं वही करना है, उसके प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। कई बार ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो खैर, ये तो हम टाइप्स ऑफ एरर पढ़े। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर में आएगा, टाइप्स ऑफ एरर, उसके कैलकुलेशंस, रैंडम है, जो आपका मीन वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, फिर आप रिलेटिव एरर जाएंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर पे आएंगे, फिर वहां से परसेंटेज एरर पे जाएंगे, कैलकुलेशन। तो आगे के टर्म्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बेसिक्स है, इसको ध्यान से देखिए और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए। थैंक्स फॉर दिस सेशन।